and press the bell icon. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल डियर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ST33 है ना, ST33 का डिस्कशन लेकर मैं आ गया हूं। जनरल अवेयरनेस का डिस्कशन है ना डियर। बिल्कुल एवरी मंडे हम लोग ST को डिस्कस करते हैं, जो कि ST आपने ब्रांचेस में ऑफलाइन ST दी है ना। ऑफलाइन ST33 का डिस्कशन हम लोग एवरी मंडे करते हैं मॉर्निंग 11 AM। जनरल अवेयरनेस का जो हमारा है वो लाइव होता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करेंगे आज के डिस्कशन को। आई होप आप सभी ने मैक्सिमम ST दी होगी और हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस रहे हैं, क्या उनकी रिलेवेंसी है ना, और क्या उनके आंसर्स हैं। तो बिल्कुल चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दैट इज 76 नंबर क्वेश्चन डियर। पहला क्वेश्चन जो हमारी ST का था वो क्या था? अमेरिकन कंपनी माइक्रॉन टू सेट अप सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट इन विच स्टेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, बिल्कुल ST में देखने को मिला है, इसी तरह से आपको ये एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है। अमेरिकी कंपनी माइक्रॉन किस राज्य में सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट स्थापित करेगी? ऑप्शन है आपके गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो बिल्कुल बताएं फटाफट से आपने क्या आंसर किया था इसका, है ना। टाइम स्टार्ट नाउ, बिल्कुल टाइम स्टार्ट है आपका। फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे डियर, और फिर हम लोग चलेंगे इसके आंसर की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर होने वाला है डियर। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका गुजरात। तो ऑप्शन ए फर्स्ट इज द राइट नाउ। गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर ये एस्टेब्लिश किया जा रहा है? अमेरिकी कंपनी माइक्रॉन किस राज्य में सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट लॉन्च करेगी? तो गुजरात में। एक्सप्लेनेशन भी यहां पर दिया हुआ है, तो फाइनली आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, ठीक है डियर। और यहां पर अमाउंट भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अमेरिकी चिप निर्माता अमेरिकन चिप मेकर माइक्रॉन विल बी इन्वेस्ट $8 to $5 million, ठीक है डियर। $8 to $5 million की बात हो रही है यहां पर, टू बिल्ड चिप असेंबली एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज, ठीक है। $8 to $5 million अमाउंट भी आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली अमाउंट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट विल अमाउंट, यहां पर गुजरात सरकार जो है कितना अमाउंट देने वाली है? तो गुजरात सरकार का संयुक्त निवेश है $2.7 अरब का, ठीक है डियर। 2.75 बिलियन डॉलर, $2.75 बिलियन, ठीक है। $8 to $5 million यहां पर बिल्ड कर रही है चिप असेंबली। अमेरिकन चिप मेकर है माइक्रॉन एंड विल इन्वेस्ट, ठीक है डियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, रिसेंटली विच IIT हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड अ टेस्ट फाइट फॉर क्लाउड सीडिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, बिल्कुल ये बहुत ही न्यूज में रहा था। हाल ही में किस IIT ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है? 2017 से ये बिल्कुल इस पर काम हो रहा था डियर। क्लाउड सीडिंग आप जानते हैं, प्राकृतिक बारिश जो होती है, नेचुरल रेन, है ना, वो ना होकर आर्टिफिशियल रेन की बात हो रही है ना। आर्टिफिशियल रेन क्या हम करा सकते हैं, बिल्कुल इस पर काम चल रहा था। और कौन सी IIT है जिसने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर या फिर इंदौर, ठीक है डियर। तो चलिए फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे, बिल्कुल टाइम स्टार्ट है। आपने क्या आंसर किया था बिल्कुल आप बताएंगे, ठीक है डियर। तो चलिए चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ। इससे पहले फटाफट से आप लोग आंसर करिए। आप लोगों ने ST दी है तो बहुत अच्छा। जिन लोगों ने ST नहीं दी है भाई, रेगुलर कंटिन्यू वीकली आप जो ST होती है ब्रांच में ऑफलाइन, वो ST जरूर दिया करें, और उसके डिस्कशन के साथ हम लोगों के साथ मंडे को बिल्कुल कनेक्ट हुआ करें और अपने क्वेश्चंस को देखा करेंगे, उनका क्या सॉल्यूशन है, क्या उनके राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए टाइम अप हो चुका है, हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर यहाँ पर डियर हो जाएगा IIT कानपुर। IIT कानपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है डियर। तो बिल्कुल यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं क्या पॉइंट्स बोले गए हैं डियर। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की बात करें, क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक इन्होंने किया, और इसके अध्यक्ष और प्रोफेसर रहे हैं मनीन्द्र अग्रवाल, ठीक है डियर। प्रोफेसर मनीन्द्र अग्रवाल, इनका नाम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये इसके आपके हेड रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने इसको हेड किया है, प्रोफेसर मनीन्द्र अग्रवाल। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग इसकी तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following city has the most livable city in the world for the second time in a row? second time ये आपका टॉप पर आया है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2023 बिल्कुल जारी किया गया डियर। और बिल्कुल जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं मॉर्निंग करंट अफेयर के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अगर आप डेली मॉर्निंग सेशन में ऐड होते हो तो आपने ये क्वेश्चंस बिल्कुल देखे होंगे। ये न्यूज जरूर हम लोगों ने बिल्कुल डिटेल्ड फॉर्म में क्या की है, आपके साथ डिस्कस की है डियर, है ना। तो फटाफट से बिल्कुल क्वेश्चंस का आंसर करते चलेंगे आप सभी। तो बताएं, ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो लगातार दूसरी बार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर है? ऑप्शन है आपके ढाका, वियना, मास्को, न्यू दिल्ली या फिर न्यूयॉर्क, ठीक है। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे डियर, है ना। ST में तो आपने आंसर किया ही होगा, बिल्कुल फटाफट से यहाँ पर भी आंसर करते चलेंगे।
चले डियर आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा वियना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, वियना आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, वियना आपका राइट हो जाएगा। हम बात करें, एक्सप्लेनेशन आपका दिया गया है डियर, 172 सिटीज को यहां पर कवर किया गया एंड फॉर द सेकंड ईयर इन अ रो वियना आपका ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, इसने बिल्कुल टॉप किया है, हैज बीन नेम्ड द बेस्ट सिटी लाइव इन द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत सारे डिटेल में हमने इस न्यूज को डिस्कस किया था और सारे फैक्ट्स थे यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए आपको मॉर्निंग सेशन में ऐड होना होगा, मॉर्निंग सेशन में जुड़ना होगा, ज्वाइन करना होगा 7 AM और कंटिन्यू आपको डेली करंट अफेयर्स जो भी न्यूज रहती हैं वो डिस्कस करते हुए हम लोग चलेंगे। तो फाइनली आप भी एसटी में मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर डियर वियना हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, रिसेंटली इंडियन रेलवे इज प्रोएक्टिवली वर्कड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय विच ईयर। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की उपलब्धि की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। डियर, कार्बन उत्सर्जन आप जानते हैं, कार्बन इमिशन की बात करें, सीएफसी के उत्सर्जन की बात करें तो इसको जीरो करने की बात की गई है और ये टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने, भारतीय रेलवे ने। तो ये टारगेट इंडियन रेलवे ने कब तक के लिए रखा है कि कब तक, किस ईयर तक हम ये कार्बन इमिशन जो है शून्य कर लेंगे। डियर, अगर हम बात करें तो हमने सारे गवर्नमेंट के टारगेट्स आपके साथ डिस्कस किए थे 16 अगस्त के सेशन में, है ना। अगर आपको देखने हैं वो टारगेट्स तो आप 16 अगस्त के सेशन में जाकर उनको देख सकते हैं। 16 अगस्त का मॉर्निंग करंट अफेयर का जो सेशन है उसमें हमने गवर्नमेंट के टोटल 21 टारगेट जो है डिस्कस किए हैं। अप्रॉक्स आने वाले 1.5 ईयर तक जो भी एग्जाम्स बनेंगे आपको वहां पर ये 21 टारगेट्स, बहुत ही ये 21 मूल मंत्र होंगे, आपके मूल पॉइंट्स होंगे जो मैंने आपके डिस्कस किए। आप जाकर 16 अगस्त के सेशन में जाकर देख सकते हो उनको। ठीक है, तो इंडियन रेलवे ने किस वर्ष तक भाई कार्बन एमिशन को जीरो करने की बात की है? 2025 तक, 28 तक, 30 तक, 32 तक और 35 तक। ये आपको क्वेश्चन आपकी ST 33 में आपको देखने को मिला है। तो चलिए फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे, है ना। बिल्कुल टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया है, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे डियर, है ना। हम लोग चलेंगे इसके आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो टाइम होता है इसी के साथ आप, तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा डियर 2030। ठीक है डियर, 2030 तक फाइनली हमने क्या किया है कि कार्बन एमिशन रेलवे क्या कर लेगा, जीरो कर लेगा। 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन की तरफ बढ़ जाएगा हमारा इंडियन रेलवे, ये हमने टारगेट यहां पर रखा है। ठीक है, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर हो रहा होगा डियर। सीएफसी का उत्सर्जन हमें जीरो करना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, आप सभी जानते हैं डियर, है ना। सीएफसी के उत्सर्जन बढ़ने से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना। ओजोन लेयर डिपिक्ट होती जाती है, ओजोन लेयर के डिपिक्ट होने से क्या होता है, डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पर आती हैं, अर्थ पर आने से ग्लेशियर्स क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं, ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से क्या होता है, सी लेवल बढ़ता है, सी लेवल बढ़ने से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है ना, और क्लाइमेट चेंज होता है। टाइम पर ना बारिश होती है, ना टाइम पर समर होती है, ना टाइम पर आपकी विंटर होती है। और ये सारी चीजें अगर टाइम पर नहीं होगी तो हमारा एग्रीकल्चर डिस्टर्ब होगा, एग्रीकल्चर का साइकिल डिस्टर्ब होगा, और एग्रीकल्चर अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डायरेक्टली इंपैक्ट किस पर होगा, इकोनॉमीज पर होगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था पर डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। तो इस वजह से हमें ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना होगा। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर होगा। तो चलिए राइट आंसर यहाँ पर 2030 हो जाएगा डियर। ये एक गवर्नमेंट का टारगेट है जो इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको देखने को मिला। ऐसे ही बहुत सारे, जैसे मैंने बताया 21 पॉइंट्स हैं जो 16 अगस्त के सेशन में है, तो उसको सेशन में जाकर आप उसको देखें और कनेक्ट करें। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी। भाई गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली अपॉइंटमेंट है, हम लोगों ने डायरेक्टली इसको डिस्कस किया था मॉर्निंग सेशन में। आई होप आपको ध्यान होगा बिल्कुल। गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके रवि सिन्हा, प्रवीण सूद, हसमुख अधिया, निरंजन गुप्ता या फिर अभिनव सिन्हा। बहुत ही रिलेवेंट ऑप्शंस हैं डियर, ध्यान से आपको आंसर करना है। तो चलिए आपने एसटी में तो आंसर किया ही होगा, यहां पर भी फटाफट से एक बार आंसर करिए और बिल्कुल हम लोग देखते हैं कि आप लोग किस हद तक राइट आंसर कर पा रहे हैं। तो चलिए टाइम स्टार्ट हो चुका है ना, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। तो बिल्कुल जिन्होंने एसटी नहीं दी है वो भी आंसर करते चले, और नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखें भाई एसटी सभी को देनी है। सिलेक्शन की है एसटी, स्पीड टेस्ट और उसका एनालिसिस, है ना। तो उसी एनालिसिस के लिए हम आपके लिए डिस्कशन लेकर आते हैं, जिससे आप आसानी से अपने आने वाले क्वेश्चंस को देख सकें, समझ सकें, उनकी रिलेवेंसी को समझ सकें। ठीक है, चलिए तो चलते हैं बिल्कुल आंसर की तरफ डियर। तो देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर आपका हसमुख अधिया हो जाएगा। ठीक है, हसमुख अधिया जी हैं जिनको यहाँ पर एज अ सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो हसमुख अधिया जी का नाम ध्यान रखना है। गिफ्ट सिटी के चेयरमैन के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट से डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन पूछा गया था डियर, है ना। राजस्व सचिव भी रहे हैं, है ना, रेवेन्यू सेक्रेटरी भी रहे हैं और आपके फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं, और ये आपके चेयरमैन बना दिए गए हैं गिफ्ट सिटी के। ठीक है डियर, गिफ्ट सिटी लिमिटेड के। ठीक है, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर होगा। तो हसमुख अधिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द फर्स्ट प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड 2023। भाई प्रथम प्रोफेसर जयशंकर पुरस्कार जो शुरू किया गया 2023 में, इससे किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके आचार्य एन गोपी,
अरुंधति रॉय, सलमान रश्दी, ललिता नटराजन या फिर रामचंद्रन गुहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। चलिए, है ना, तो चलते हैं, बिल्कुल हम लोग टाइमर स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। बिल्कुल यार, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट किया होगा। क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे क्या राइट आंसर होने वाला है, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। तो डियर, अगर हम बात करें यहाँ पर आंसर की, तो राइट आंसर हम लोगों का निकल कर क्या आने वाला है, बिल्कुल हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। चलिए चलते हैं डियर आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है आपका आचार्य एन गोपी। आचार्य एन गोपी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज राइट नाउ, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है ना। आचार्य एन गोपी रिनाउंड पोएट है, लिटरेटर, लिटरेरी क्रिटिक है एंड रेसिपेंट, है ना, रेसिपेंट है, रेसिपेंट ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड, है ना, हैज बीन चूजन एज द रेसिपेंट ऑफ द प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर अवार्ड, है ना। ये प्रोफेसर, एक नया अवार्ड आपका शुरू किया गया है, प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर अवार्ड, और ये मिलने वाले सबसे पहले आचार्य एन गोपी जी हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। रिनाउंड पोएट हैं, लिटरेरी क्रिटिक हैं एंड रेसिपिएंट ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है डियर। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा, इनका नाम ध्यान रखना है आपको, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2023, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2023 का विषय क्या रहा है ना। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2023 का विषय क्या रहा है। बहुत अच्छा थीम, कोई भी डे होता है डायरेक्टली थीम उसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है डियर। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, लेट्स रन, लेट्स मूव, लेट्स गो, लेट्स बिगिन टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, ठीक है। फटाफट आंसर करेंगे, बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है ना, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, ठीक है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है ना, बिल्कुल। तो दैट इज राइट आंसर निकल कर आ रहा है, लेट्स मूव। राइट आंसर यहाँ पर लेट्स मूव हो जाएगा डियर। ऑप्शन आपका सेकंड इज द राइट नाउ। एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। वर्ल्ड ओलंपिक, अगर हम बात करें वर्ल्ड ओलंपिक डे और इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली 23 जून। डियर, हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 23 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं, 23 जून, ये आपको ध्यान रखना है, 23 जून, ठीक है डियर। और इस बार की जो थीम रही है वो लेट्स मूव रही है, लेट्स मूव विच एम्स टू इंस्पायर पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू मेक टाइम फॉर डेली फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट नाउ। नेक्स्ट इज 83 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, के चंद्रशेखर राव रिसेंटली इनॉग्रेटेड द मेधा रेल कोच फैक्ट्री इन विच सिटी। के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में किस शहर में मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। और के चंद्रशेखर राव आप सभी जानते हैं भाई मुख्यमंत्री हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर मेधा रेल कोच फैक्ट्री का जो इन्होंने इनॉग्रेशन किया है, ये इनॉग्रेशन किस सिटी में मेधा रेल कोच फैक्ट्री है जहां पर ये इनॉग्रेशन किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन है आपके गुंटूर, कुर्नूल, अनंतपुरा, हैदराबाद या फिर विंझियांग्राम, ठीक है, विंझियानग्राम। चलिए फटाफट से, बिल्कुल, तो डियर टाइमर स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। हम चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है हैदराबाद, है ना। हैदराबाद में डियर किया गया है। तेलंगाना सीएम, है ना, तेलंगाना के सीएम है भाई के चंद्रशेखर राव जी की बात हो रही है। इनॉग्रेट किया है मेधा रेल कोच फैक्ट्री को हैदराबाद में, एस्योर्स फुल सपोर्ट फॉर एक्सपेंशन एंड जॉब क्रिएशन, ठीक है। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन हमें ये देखने को मिला था डियर, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज अमित शाह लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बलिदान स्तंभ। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। इन विच सिटी, अमित शाह ने किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है डियर। ऑप्शन है आपके दोहा, कुपवाड़ा, श्रीनगर, अनंतनाग या फिर बारामूला, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना डियर। बिल्कुल आपके एसटी में आया है, हम लोगों ने डिटेल में न्यूज में डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए तो चलते हैं आंसर की तरफ। उससे पहले आप सभी को आंसर करना होगा, तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। तो डियर देखते हैं हम लोग, चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है आपका श्रीनगर, ठीक है डियर। श्रीनगर में इसको क्या किया, बलिदान स्तंभ का फाउंडेशन स्टोन रखा, इसने अमित शाह जी ने रखा है, जो कि हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं, आप सभी जानते हैं बलिदान स्तंभ। तो इसको ध्यान रखना है, कहां पर किया गया डियर, श्रीनगर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में, जो कि हमारी यूटी है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज हु हैज सेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टू मेक 200 इंटरनेशनल कैप्स। 200 अंतरराष्ट्रीय कैप बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया भाई। ऑप्शंस हैं लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कैलन मैप्पे या फिर केविन डी ब्रुय या फिर रॉबर्ट लेवेंडोवस्की, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से 200 अंतरराष्ट्रीय कैप बनाने का गिनीज रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो बिल्कुल फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर, है ना डियर, बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है हम लोग, है ना। चलिए
तो चलते हैं आंसर की तरफ। डियर राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आप सभी जानते हैं डियर, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने 200 इंटरनेशनल कैप्स का, 200 इंटरनेशनल कैप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गॉट इट्स फर्स्ट डिजिटल मूवी थिएटर। हाल ही में जम्मू कश्मीर में निम्नलिखित में से किस जिले को अपना पहला डिजिटल मूवी थिएटर मिला है। डिजिटल मूवी थिएटर पहला मिला है जम्मू कश्मीर के किस जिले को, दोहा, रामबन, श्रीनगर, किश्तवाड़ या फिर अनंतनाग। ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है डियर आपका किश्तवाड़। ठीक है डियर, कहां पर शुरू किया गया है, किश्तवाड़ में शुरू किया गया है, किश्तवाड़ में शुरू किया गया है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गॉट इट्स फर्स्ट डिजिटल मूवी थिएटर आफ्टर अ गैप ऑफ 3 डेकेड्स। ठीक है, 3 दशकों के अंतराल के बाद अपना पहला डिजिटल मूवी थिएटर मिला है जम्मू कश्मीर को, किश्तवाड़ जिले को। राइट आंसर आपका किश्तवाड़ हो जाएगा, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली कौसर रिजवी पास्ड अवे, ही वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। हाल ही में कौसर रिजवी का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। डियर कोई भी ऑब्चुरी होती है डायरेक्टली इंपॉर्टेंट होता है कि भाई किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। कोई अवार्ड मिला हुआ है तो अवार्ड पूछ दिया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पॉलिटिक्स, एक्टिंग, जर्नलिज्म, हिस्टोरियन या फिर नॉवेलिस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट नाउ। कोई भी ऑब्चुरी रहती है डायरेक्टली इंपॉर्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया था, ऑब्चुरी से क्वेश्चन आया था हमारे एसटी में, है ना। बिल्कुल एसटी 33 का डिस्कशन कर रहे हैं, आप सभी बिल्कुल कनेक्ट हैं डियर, है ना। मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड तक शेयर कर देंगे जिससे वो भी कनेक्ट हो सके कि भाई एसटी 33 का डिस्कशन बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से कनेक्ट हो जाओ, है ना। चलेंगे आंसर की तरफ डियर, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो डियर ये आपके जर्नलिस्ट थे, जर्नलिज्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जर्नलिज्म से बिलोंग करते हैं, है ना। कौसर रिजवी जी की बात हो रही है, कौसर रिजवी जी की बात हो रही है। फॉर्मर उर्दू न्यूज रीडर हैं ये, आकाशवाणी एंड कौसर रिजवी पास अवे इन दुबई। दुबई में इनका फाइनली हाल ही में निधन हो गया, तो इसी वजह से ये आपका न्यूज में रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, लॉयड बैंकिंग ग्रुप ने किस शहर में टेक सेंटर स्थापित किया है। लॉयल बैंकिंग ग्रुप हैज एस्टैब्लिश्ड टेक सेंटर इन विच सिटी, न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर अहमदाबाद। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया डियर, लॉयल बैंकिंग ग्रुप के शहर में टेक सेंटर स्थापित किया है। तो फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। चलेंगे डियर आंसर की तरफ। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हैदराबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल आपका आ चुका है, तो चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं। तो राइट आंसर आपका हैदराबाद हो गया है। ठीक है डियर, लॉयल ग्रुप ऑफ चीफ ऑपरेटर ऑफिसर रॉन वन कैनेडे। ठीक है, अगर हम बात करें रॉन वन कैनेडे ने कहा कि हैदराबाद के तकनीकी केंद्र में निवेश और एक तकनीकी नवाचार पावर हाउस के रूप में भारत के उद्योग को दर्शाता है। तो हैदराबाद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लॉयल बैंकिंग ग्रुप। तो ये बिल्कुल न्यूज में रहा था, इसी वजह से यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपका बना है एसटी में, एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द WEF ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। WEF ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। 125th, 126th, 127th, 128th या फिर 129। फटाफट से आंसर करेंगे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है डियर, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है रिपोर्ट्स या इंडेक्सेस, आप सभी जानते हैं। अभी हम लोगों ने लाइवलीहुड इंडेक्स देखा था, लाइवलिटी इंडेक्स पूछा गया था, वियना ने यहाँ पे टॉप किया था। तो चलिए फटाफट से, बिल्कुल टाइमर स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। ठीक है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। तो चलते हैं डियर हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला। राइट आंसर आपका 127 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर है आपका 127 वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रुप, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, WEF की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डियर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फटाफट से आप सभी बताएंगे, है ना। इसके साथ ही एक और ऑर्गेनाइजेशन FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है FATF का भी हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी आप लोग सभी बताएंगे, है ना। रिसेंटली रिलीज द एनुअल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जो रिलीज की गई, इंडिया हैज शोन प्रोग्रेस मूविंग अप 8 प्लेसेस। 8 प्लेसेस का हमने क्या किया है, 8 प्लेसेस का हमें फायदा हुआ है, हमने क्या किया है, प्रोग्रेस की है 8 प्लेस की, टू रैंक 127 आउट ऑफ 146। तो डियर बिल्कुल ध्यान रखना है, 127th रैंक इंडिया ने गेन किया है, 127th रैंक गेन किया है, 127
7th रैंक कितनी कंट्रीज में? 146 कंट्रीज में, 146 कंट्रीज में। ठीक है डियर, 146 कंट्रीज में हमने 127 रैंक क्या किया है? गेन किया। ठीक है, जेंडर गैप रिपोर्ट है डियर, जेंडर गैप रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा क्या की गई है? रिलीज की गई है। तो हमें ध्यान रखना है 127 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आईटी कंपनीज हैज साइंड अ डील विद द नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेविंग ट्रस्ट? निम्नलिखित में से किस आईटी कंपनी ने राष्ट्रीय रोजगार बचत ट्रस्ट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है आपके आईबीएम, टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस या फिर एसेंचर। आप सभी जानते हैं सारी आपकी कंपनी आईटी कंपनीज हैं, है ना। फटाफट से आंसर करेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन हमारा 19 नंबर क्वेश्चन था, ये 19 नंबर क्वेश्चन था हमारे एसटी 33 का। तो फटाफट से आंसर करना शुरू करिए, टाइम स्टार्ट कर दिया है मैंने। आप सभी बिल्कुल एसटी में आपने आंसर किया ही होगा, तो आपको ध्यान होगा, है ना। तो फटाफट से आंसर करिए और बताइए क्या राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो डियर फटाफट से बताएंगे आप सभी। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। तो चलिए देखते हैं। राइट आंसर आपका टीसीएस हो जाएगा, टीसीएस, है ना, टीसीएस आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आईटी सर्विस गिगांट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करें, हैज अनाउंस्ड अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ पार्टनरशिप विद द यूकेज नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेविंग ट्रस्ट, एनईएसटी। एनईएसटी का देखिए फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, एनईएसटी, है ना। क्या हो रहा है? नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेविंग ट्रस्ट। ठीक है, और द कंट्रीज लार्जेस्ट वर्क प्लेस पेंशन स्कीम, लार्जेस्ट वर्क प्लेस पेंशन स्कीम। तो राइट आंसर आपका टीसीएस हो जाएगा। किस आईटी कंपनी ने राष्ट्रीय रोजगार बचत ट्रस्ट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेविंग ट्रस्ट के साथ। तो यहाँ पर हस्ताक्षर किसने किए हैं? टीसीएस ने किए हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किए हैं, टीसीएस ने किए हैं। ठीक है, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड has entered into a memorandum of understanding with which state? पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने किस राज्य के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन हैं आपके डियर, आसाम, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। फटाफट आंसर करेंगे, है ना। टाइम स्टार्ट नाउ। तो फटाफट से आंसर करना शुरू कर दीजिए डियर। ओके, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आपका राइट हो जाएगा, है ना। ये आपका एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगा बिल्कुल डियर। अगर हम बात करें डियर, बात हुई है पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड पीपीएसएल की, है ना। पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड ने इंटर किया है, मेमोरेंडम किया है किस स्टेट के साथ? तो देखिए पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड ने किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश के साथ यहाँ पर मेमोरेंडम साइन किया है, इंटर्ड इनटू एमओयू विद अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क, एपीआईआईपी। बिल्कुल यार, इसका नाम, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, एपीआईआईपी। क्या हो जाएगा भाई? अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क। ठीक है डियर, इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क, इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क, इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश के साथ यहाँ पर साइन अप हुआ है, एमओयू साइन अप किया गया है, किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश के साथ। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल, है ना, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर, फटाफट से आप लोग बताते चलेंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, रिसेंटली विच कंपनी हैज रिसीव्ड द मोस्ट प्रिफर्ड वर्कप्लेस ऑफ 2023 एंड 24 अवार्ड? हाल ही में किस कंपनी को 2023 का सर्वाधिक पसंदीदा कार्य स्थल का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा डियर। मोस्ट प्रिफर्ड वर्कप्लेस ऑफ 2022 एंड 24 अवार्ड, आईओसीएल, एनटीपीसी, बीईएल, गेल या फिर भेल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। मोस्ट प्रिफर्ड वर्कप्लेस ऑफ 2023 एंड 24, ठीक है, ये अवार्ड किससे मिला है रिसेंटली, किस कंपनी को दिया गया है? तो बिल्कुल फटाफट से आंसर करना आप शुरू कर देंगे, बिल्कुल टाइमर स्टार्ट हो चुका है।
IOCL, NTPC, BEL या फिर गेल या फिर, ठीक है। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है डियर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा NTPC, ठीक है। NTPC आपका राइट आंसर हो जाएगा। NTPC लिमिटेड की अगर हम बात करें, NTPC लिमिटेड इंडिया इज द लार्जेस्ट पावर जनरेटर है डियर, है ना, हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय टीम मार्क्समैन एज द मोस्ट प्रिफर्ड वर्कप्लेस ऑफ 2023-24 के लिए इसको मोस्ट प्रिफर्ड वर्कप्लेस 2023-24 अवार्ड दिया गया है। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, वन लाइनर, है ना डियर। बिल्कुल आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने बिल्कुल मॉर्निंग करंट अफेयर सेशन अगर आप डेली कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अप्रॉक्स 6 मंथ तक की न्यूज को कवर किया जाता है। आपके बैंकिंग एग्जाम्स जो भी होते हैं अप्रॉक्स 6 to 7 मंथ तक के करंट अफेयर्स को कवर करके आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स आपका जून का करंट अफेयर है जहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे डियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु ऑथर्ड अ न्यू बुक टाइटल इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है आपके मीरा नायर, अमिताभ घोष, शशि थरूर या फिर AK भट्टाचार्य या फिर चेतन भगत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका जून का ही करंट अफेयर है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था डियर, है ना। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका, टाइम स्टार्ट नाउ। तो यहां पर ये राइट आंसर आपका निकल कर आएगा AK भट्टाचार्य, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, बिल्कुल ये अशोक कुमार भट्टाचार्य जी का नाम ध्यान रखेंगे, एका भट्टाचार्य बोल देते हैं इनको, AK भट्टाचार्य, ठीक है। AK भट्टाचार्य हैज ऑथर्ड अ न्यू बुक टाइटल इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977। यहाँ पर डियर जो ये आपका अवार्ड दिया गया है 1947 से, जो ये बुक जो है आपकी तैयार की गई है 1947 से 1977 तक जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं उनका जो कार्यकाल रहा है इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बात की गई है। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर जो रहे इंडिपेंडेंस यानी इमरजेंसी के टाइम पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं उनका क्या कार्य रहे हैं, किस तरह से उन्होंने वर्किंग की है, वो सारी चीजें इस बुक में दिखाई गई हैं। और AK भट्टाचार्य जी के द्वारा ये किया गया है, जो कि एक रिनाउंड ऑथर हम बात करें, एक रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं आपके, जिनके द्वारा निकल कर आया है। तो ऑप्शन आपका 4 जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, AK भट्टाचार्य, अशोक कुमार भट्टाचार्य, बिल्कुल नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next question है dear, recently who has been appointed as the president of the BRICS Chamber of Commerce and Industry, है ना, BRICS Commerce Industries Women's Vertical, BRICS CCI वोमेन वर्टिकल की बात हो रही है डियर। यहां पर हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन्स वर्टिकल में वुमेन्स वर्टिकल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। ब्रिक्स वुमेन्स वर्टिकल का यहाँ पर अध्यक्ष की बात हो रही है। ब्रिक्स के लिए यहाँ पर कौन वुमेन अध्यक्ष बनाया गया है? नीरा टंडन ऑप्शन है, रूबी सिन्हा है, रवीना सिन्हा है, सबाना नसीम है या फिर आपका परमिंदर चोपड़ा है। फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे कि यहाँ पर राइट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर आपका क्या निकल कर आएगा, ठीक है। तो फटाफट से आंसर करेंगे, बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ। तो फटाफट से आंसर करेंगे डियर, है ना। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर आपका रूबी सिन्हा हो जाएगा डियर। ये सारे नेम जो आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है बहुत ही क्लोज होंगे, आपने कभी ना कहीं ये नाम जरूर सुने होंगे। तो रूबी सिन्हा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, रूबी सिन्हा आपका राइट हो जाएगा। ये रूबी सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिक्स चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वुमेन्स वर्टिकल की इनको क्या बनाया गया? 3 ईयर का टर्म दिया गया इनको। कितने ईयर का टर्म दिया गया है? 3 ईयर का टर्म इनको दिया गया है, 3 ईयर का टर्म दिया गया है डियर। और नाम क्या है आपका? रूबी सिन्हा। तो बिल्कुल इनका नाम ध्यान रखेंगे आप, रूबी सिन्हा, ठीक है डियर। चलिए आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर होगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसीव्ड अ डिमांड नोटिस ऑफ मोर देन ₹942 करोड़? निम्नलिखित में से किस जीवन बीमा कंपनी ने 942 करोड़ रुपए से अधिक का डिमांड नोटिस प्राप्त हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर ये जो निकल कर आया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जीवन बीमा कंपनी ने 942 करोड़ रुपए से अधिक का डिमांड नोटिस जो है प्राप्त हुआ है? ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है या फिर कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है डियर। बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। देखिए HDFC आप सभी जानते हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात हो रही है डियर, है ना।
और ये बिल्कुल मर्ज हो चुका है, HDFC बैंक के साथ मर्ज हो चुका है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है। ICICI की बात करें तो बिल्कुल आप सभी क्लियर इसके फुल फॉर्म को पता होना चाहिए आपको, है ना। ICICI, HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है ICICI का। बिल्कुल हमें ध्यान होना चाहिए डियर। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ, टाइम स्टार्ट हो गया है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। ठीक है डियर, फटाफट से आंसर करेंगे। चलेंगे आंसर की तरफ, हम लोग देखेंगे राइट आंसर क्या हो रहा है डियर। तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, है ना, सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा डियर। ठीक है, चलिए इसी के साथ देखते हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस said it has received a demand notice of more than ₹942 crore for non payment of GST। ठीक है, ये आपका 942 करोड़ रुपए से अधिक का डिमांड नोटिस मिला है। तो भाई डिमांड नोटिस ऑफ मोर देन, डिमांड नोटिस कैसे ध्यान रखोगे, डिमांड नोटिस है ना डियर, और ये डिमांड नोटिस जो है कितने का है आपका 942 करोड़। ठीक है, 942 करोड़, 942 करोड़ का ये नोटिस आपका है। ठीक है, तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इज राइट। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप। भाई निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है, जूट, पैडी, सुगरकेन, रबर या फिर नन ऑफ दीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार डायरेक्टली पूछ दिया जाता है ना, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कौन सी नकदी फसल नहीं है, जूट, पैडी, सुगरकेन या फिर रबर या नन ऑफ दीज। तो चलिए फटाफट से चलते हैं आंसर की तरफ, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट नाउ, है ना डियर। तो बिल्कुल आंसर करना शुरू करेंगे आप। तो नकदी फसल कौन सी नहीं है, जूट, पैडी, सुगरकेन, रबर या फिर नन ऑफ दीज। तो ये चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है पैडी, पैडी आपका हो जाएगा राइट आंसर, है ना, बिल्कुल सिंपल सा डियर, है ना। अगर नकदी फसल नहीं है तो पैडी नहीं है, और सारे आपके जूट की बात करें, सुगरकेन, रबर और, है ना। तो अ पैडी फील्ड इज द फ्लडेड एरिया ऑफ अ एरिएबल लैंड दैट इज यूज्ड टू ग्रो सेमी एक्वेटिक क्रॉप्स है, स्पेशली राइस। धान की खेत कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है, जिसका उपयोग जलीय फसलें हैं जैसे विशेषकर चावल के लिए जाने जाते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, सेकंड इज राइट नाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नियर मनी। भाई निकट मुद्रा का उदाहरण क्या है, सेमी स्मॉल कॉइन ऑफ 50 पैसा, फिएट मनी, बैंक ड्राफ्ट, ट्रेजरी बिल्स या फिर नन ऑफ दीज। ये देखिए बहुत सारे पॉइंट्स आए हैं यहाँ पर, बिल्कुल हम लोग डिस्कस करें अगर, तो चलिए पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर हम बात करें डियर यहाँ पर ट्रेजरी बिल्स की, तो ट्रेजरी बिल आपके कैसे, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, है ना। ट्रेजरी बिल अगर हम बात करें तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंतर्गत इनको लॉन्च किया जाता है, जारी किया जाता है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम MSS के थ्रू। ये डियर जो है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैसी होती हैं डियर, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं। कैसी सिक्योरिटीज आती हैं MSS के थ्रू, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का मतलब लेस देन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का मतलब क्या निकल कर आता है डियर, लेस देन 1 ईयर, यानी 1 साल से कम की ये सिक्योरिटीज होती हैं। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के थ्रू जो सिक्योरिटीज आती हैं उन्हें हम MSS बोलते हैं डियर। और ये जो MSS जो लॉन्च किया गया था, ये 2004 में लॉन्च किया गया था डियर, क्योंकि 2002 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया, FDI लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया था। FDI लिमिट को क्या कर दिया गया था, इंक्रीज कर दिया गया। FDI इंक्रीज होने की वजह से डॉलर बहुत अधिक आया। जब डॉलर बहुत अधिक आया और डॉलर कन्वर्ट हुआ किसमें, इंडियन रूपी में, जब कन्वर्ट हुआ तो मार्केट में क्या बढ़ गया, बहुत अधिक मनी फ्लो बढ़ गया। अब जब मनी फ्लो बढ़ गया तो गवर्नमेंट परेशान, इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ा तो गवर्नमेंट गई किसके पास, RBI के पास। जब RBI के पास गई तो RBI ने कहा अभी तक हम लेकर आए थे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, अब हम लेकर आएंगे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। और जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आती हैं वो किसके थ्रू आती हैं, OMO के जरिए। OMO क्या है, OMO होता है डियर ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो दोनों ही चीजें आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे।
ओपन मार्केट ऑपरेशन में कैसी सिक्योरिटीज आती हैं? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आती हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन में कैसी सिक्योरिटीज? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? मोर देन 1 ईयर। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर। यानी ओएमओ के थ्रू कैसी सिक्योरिटीज आती हैं? लॉन्ग टर्म। भैया बिल्कुल ध्यान रखना, ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए कैसी सिक्योरिटीज आती हैं? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का मतलब मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर। ओएमओ के थ्रू जो सिक्योरिटीज आती हैं, इनके अमाउंट की कोई लिमिट नहीं होती है। क्या होता है? नो लिमिट। इनके अमाउंट की कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन एमएसएस के थ्रू जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं? उन्हीं को हम ट्रेजरी बिल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं डियर? ट्रेजरी बिल। और ट्रेजरी बिल प्रेजेंट टाइम कितने टाइप्स के हैं डियर? देयर आर 3 टाइप्स के हैं। 91 डे, है ना, 91 डे, 182 डेज और 364 डेज। और 364 डेज। अब ये क्या है? इनका मैच्योरिटी पीरियड है भाई। 91 डेज का ट्रेजरी बिल है, 91 डेज में मैच्योर होगा। 182 डेज का है तो 182 डेज में मैच्योर होगा। 364 डेज का है तो 364 डेज में मैच्योर होगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है। एमएसएस के थ्रू जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती है, इनके अमाउंट की लिमिट होती है। जी हाँ डियर, इनकी लिमिट होती है। मैक्सिमम कितने अमाउंट तक के आ सकते हैं? ट्रेजरी बिल्स की अगर हम बात करें तो ये मैक्सिमम ये 6 लाख करोड़ तक के आ सकते हैं। 6 लाख करोड़। भाई ज्यादा तो नहीं हो गया, एक आध जीरो, है ना। 6 लाख करोड़ तक के आ सकते हैं। मिनिमम कितना अमाउंट होता है डियर? मिनिमम इनका अमाउंट होता है 25,000। 25,000 या 25,000 के मल्टीप्लाइज में आएंगे। 25,000 के मल्टीप्लाइज में आएंगे। ओएमओ के थ्रू जो सिक्योरिटी आती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन एमएसएस के जो सिक्योरिटी जो आती है, एमएसएस के थ्रू जो सिक्योरिटी आती है, इसकी लिमिट होती है मैक्सिमम 6 लाख करोड़, मिनिमम 25,000 या 25,000 के मल्टीप्लाइज में। और यहां पर एमएसएस के थ्रू जो सिक्योरिटी आती है, उसे ट्रेजरी बिल के नाम से जानते हैं। ट्रेजरी बिल देयर आर 3 पार्ट्स, 91 डे, 182 एंड 364 डेज। ठीक है डियर, बिल्कुल डिटेल में देखिए। एक टॉपिक हमने आपको छोटा सा शॉर्ट सा यहाँ पर बात हुई ट्रेजरी बिल की, तो हमने आपको बता दिया डियर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन निकट मुद्रा का उदाहरण है? तो फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ। ठीक है डियर, बिल्कुल फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। चलेंगे आंसर की तरफ डियर, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है ना। तो यहाँ पर ट्रेजरी बिल को हमने केवल डिस्कस किया है डियर। राइट आंसर यहाँ पर हम देखेंगे, तो डियर दैट इज राइट आंसर आपका बिल्कुल ट्रेजरी बिल होगा। निकट मुद्रा का उदाहरण है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ट्रेजरी बिल। तो ऑप्शन आपका 4th इज राइट नाउ। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन 4 इज राइट नाउ। ठीक है डियर, यही आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में ट्रेजरी बिल 1.3 ट्रेजरी बिल या टी बिल जो मुद्रा उपकरण है ना, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है डियर, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अल्पकालिक ऋण उपकरण है, जो कि वर्तमान में 3 शर्तों के लिए जारी किए जाते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है डियर, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज कंसीडर्ड एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बाय हुम? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में भाई किससे माना जाता है? किस संस्था को? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट ट्रेजरी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर वर्ल्ड बैंक है, या फिर नन ऑफ दीज है। ठीक है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, है ना। बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से। दैट इज चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। बिल्कुल, है ना। तो राइट आंसर अगर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की बात करें, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका निकल कर आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है डियर, देखिए एज अ बैंकर, बैंकों के बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो एक्ट एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के रूप में हम किसे जानते हैं? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के रूप में हम किसको जानते हैं? आरबीआई को। ठीक है, आरबीआई को। ठीक है, बैंकों का बैंक है, गवर्नमेंट बैंकर है, सेंट्रल बैंकर है, यूनियन बैंकर है ना। आरबीआई की बात हो रही है डियर, बहुत ही सिंपल से फैक्ट कुछ हम लोग डिस्कस कर ले, अगर रिवाइज कर ले आरबीआई की। तो आरबीआई एक्ट कब आया? तो आरबीआई एक्ट डियर कब आया था भाई? आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 में। आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को, है ना। आरबीआई किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर ओपन किया गया था डियर? तो हिल्टन यंग कमेटी, है ना। हिल्टन यंग कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। आरबीआई का हेडक्वार्टर जो इनिशियल ऑफिस था, वो कहां ओपन किया गया था? कैलकाटा में ओपन किया गया था डियर।
है ना। आरबीआई का हेडक्वार्टर फिर परमानेंटली कहां ट्रांसफर हो गया 1937 में, तो 1937 में परमानेंटली ट्रांसफर हो गया था कहां पर, मुंबई में। ठीक है डियर। आरबीआई के टोटल बोर्ड ऑफ मेंबर्स की बात करें डियर, टोटल बोर्ड ऑफ मेंबर्स, तो आरबीआई के टोटल बोर्ड ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे, 21। इन 21 में 5 कैसे होते हैं डियर, 5 होते हैं ऑफिशियल मेंबर, 5 होते हैं कैसे मेंबर्स, ऑफिशियल मेंबर्स। और डियर 16 कैसे होते हैं, 16 होते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है डियर, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। 5 ऑफिशियल मेंबर्स में आपके 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक आपके गवर्नर साहब होते हैं। गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का टेन्योर कितना होता है डियर, 3 ईयर, हमेशा ध्यान रखिएगा 3 ईयर होता है टेन्योर। ठीक है। प्रेजेंट टाइम आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो 25 नंबर के हैं, कौन है, श्री शक्तिकांत दास। ठीक है डियर, श्री शक्तिकांत दास। ठीक है, ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। आरबीआई की सब्सिडरीज की बात करें डियर, तो आरबीआई की सब्सिडरीज कितनी है, आरबीआई की सब्सिडरीज, तो आरबीआई की सब्सिडरी प्रेजेंट टाइम कितनी है, 5 सब्सिडरीज हैं डियर। आरबीआई की सब्सिडरी प्रेजेंट टाइम कौन कौन सी हैं, तो चलिए देखते हैं। डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बीआरबी एनएमपीएल, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, बीआरबी एनएमपीएल, 1 सेकेंड, बीआरबी एनएमपीएल, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो क्या निकल कर आता है, रिबिट, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इफ्टास, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अलाइड सर्विसेज, और आरबीआईएच, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ये आरबीआई की सारी सब्सिडरीज आपकी हो जाएंगी। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर होगा। आरबीआई ने किस अदर कंट्री के सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया है, तो पाकिस्तान एंड म्यांमार के सेंट्रल बैंक के रूप में भी इसने काम किया है। ठीक है डियर, आई होप इतना पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। एक शॉर्ट रिवीजन हमने किया। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वेयर इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च लोकेटेड। कैफ्रल, शॉर्ट में क्या है, कैफ्रल, सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च कहां पर लोकेटेड है डियर, पूछा गया है मुंबई, लखनऊ, भोपाल, कानपुर या फिर नॉन ऑफ दीज। तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप सभी आंसर करना शुरू करेंगे डियर। ठीक है, टाइम स्टार्ट नाउ, तो फटाफट से आंसर करेंगे। चलेंगे आंसर की तरफ डियर, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका, मुंबई राइट आंसर हो जाएगा डियर, मुंबई इज द राइट नाउ। ठीक है डियर, यहां पर बिल्कुल डिटेल में जो ये नेम आया है कैफ्रल, इसका आप बिल्कुल फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा डियर, है ना। कैफ्रल, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स इन द इंक्रीज फॉर चेंज थ्रू एजुकेशन रिसर्च एंड न्यू इनोवेशन एंड आल्सो प्रैक्टिस्ड। ठीक है डियर, बिल्कुल ये आपका यहां पर डिटेल में दिया हुआ है, मेन फीचर ऑफ द एजुकेशन रिसर्च। तो राइट आंसर आपका है मुंबई। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, बाय व्हाट नेम इज द इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक्स कॉमनली नोन। बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली बीमा सेवा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है ना। बैंकों के द्वारा जब कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी को बैंक के द्वारा सेल किया जाता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, ये पूछा गया डियर। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बैंक इंश्योरेंस, मर्चेंट बैंकिंग, कैटेगरी मैनेजमेंट या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट नाउ। तो फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे डियर, देखेंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी जब बैंक अपने एंड से सेल करता है तो उसे किस नाम से जानते हैं डियर, तो बैंक इंश्योरेंस। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल देखिए, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ, आंसर नंबर 2 हो जाएगा, बैंक का एश्योरेंस बोलते हैं डियर, है ना, बैंक का एश्योरेंस। जब कोई बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी को अपने एंड से सेल करता है, बैंक प्लस इंश्योरेंस, दैट इज क्या निकल कर आता है, बैंक का एश्योरेंस। ठीक है डियर, बैंक का एश्योरेंस, बैंक का एश्योरेंस मीन सेलिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू बैंक। जब कोई बैंक किसी इंश्योरेंस पॉलिसी को अपने काउंटर से अपने एंड से सेल करता है तो इस प्रोसेस को, इसको हम बैंक का एश्योरेंस बोलते हैं। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सारी बैंक के साथ क्या करती हैं, एग्रीमेंट्स करती हैं, एमओयू साइन अप करती हैं, जिससे वो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को सेल कर सके। और वो किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी को बैंक के साथ साइन अप के साथ बैंक के काउंटर से बैंक के कस्टमर्स को सेल करने का काम करते हैं, तो वो बैंक का एश्योरेंस कहलाता है, बैंक इंश्योरेंस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ही इंश्योरेंस की फैसिलिटी देती है, बैंक नहीं देते, लेकिन बैंक उस इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर इंश्योरेंस फैसिलिटीज को अपने कस्टमर्स को दे रहे होते हैं। आई होप बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
बैंक का एश्योरेंस बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बैंक का एश्योरेंस बोलते हैं। क्लियर है डियर इतना? तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपने बहुत अच्छे तरह से एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ बिल्कुल शेयर करें कि भैया ST33 का डिस्कशन आ चुका है। फटाफट से जाकर देख लो क्या क्वेश्चन थे, क्या राइट आंसर है, कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे ध्यान रखेंगे, है ना। और जो लोग ST नहीं देते हैं ऑफलाइन, बिल्कुल देना शुरू कर दो। सिलेक्शन की क्या है? सिलेक्शन की है ST देना और उसका एनालिसिस करना। अगर आप ST दे रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट्स जरूर देखने को मिलेंगे, आपको रिजल्ट्स डियर जरूर मिलेंगे। तो इसलिए आपको ST देनी है कंटिन्यू, और उसका एनालिसिस भी करना है, उसको डिस्कस भी करना है, कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, कितने रॉन्ग हुए हैं, जो क्वेश्चन राइट हुए हैं वो कितने टाइम में हुए, रॉन्ग हुए तो उनमें हमने कितना टाइम दिया है। ये सारा जब आप एनालिसिस करेंगे, अपनी कमियों को दूर करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप ST में अच्छे मार्क्स लाएंगे, टॉप करेंगे और एक्चुअल एग्जाम में भी आप अच्छे मार्क्स लाएंगे और प्री मेंस क्लियर करते हुए फाइनल सिलेक्शन लेंगे, है ना डियर। तो आप सभी को फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो ST देनी है और उसका एनालिसिस करना है, उसको डिस्कस करना है, डिस्कशन में ज्वाइन होना है, ठीक है डियर। तो बिल्कुल आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.